हमारी दुनिया ना कुछ अदृश्य धागों से बंधी हुई है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे ही 3 धागों को खींच कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए शक्ति के इन नए समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। जंगल से आई एक फोन कॉल, किसी देश का फ्यूल टैंक और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का चंदा मांगना। क्या लगता है, इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बातें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन यही तो मजा है। ये तीनों चीजें हमें दिखाती हैं कि पावर यानी शक्ति के जो नियम हैं वो कैसे बदल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन डॉट्स को जोड़ते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। याद है वो जंगल वाली फोन कॉल? असल में वो सिर्फ एक कॉल नहीं है, वो एक बहुत बड़ी क्रांति का सिग्नल है। एक ऐसी क्रांति जो हमारे नो सिग्नल वाले दिनों को, आप जानते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान अमेज़न के घने जंगल में हो या अंटार्कटिका की बर्फ में और उसका फोन काम कर रहा है, वो भी व्हाट्सएप कॉल करने के लिए। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये तो एक लाइफलाइन है। अब हो क्या रहा है कि गूगल पिक्सल जैसे फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ रहे हैं, मतलब सेल टावर की जरूरत ही खत्म। और पता है ये बदलाव कितना बड़ा है? जरा सोचिए, हम जमीन पर हर जगह टावर लगाने की जो मजबूरी थी, उससे निकलकर एक ऐसे अदृश्य नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं जो पूरी की पूरी पृथ्वी को कवर करता है। कोई तार नहीं, कोई डीजल जनरेटर नहीं, सीधी सी बात है, पावर अब जमीन से उठकर स्पेस में शिफ्ट हो रही है। ये ना भविष्य की एक छोटी सी झलक है। ये टेक्नोलॉजी इतनी फंडामेंटल है, इतनी बुनियादी है कि आने वाले समय में ये उतनी ही नॉर्मल लगेगी जितनी आज हमें बिजली लगती है। और यही दिखाता है कि असली पावर अब जमीन के इंफ्रास्ट्रक्चर से शिफ्ट होकर स्पेस में मौजूद एसेट्स यानी सैटेलाइट्स में जा रही है। अच्छा, तो स्पेस से अब सीधा जमीन पर आते हैं। और कहाँ? सीधा फ्यूल टैंक पर, क्योंकि यहाँ भी पावर का एक बिल्कुल नया खेल चल रहा है। एक तरफ है देश की एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा स्वतंत्रता, और दूसरी तरफ है एक आम आदमी की गाड़ी का इंजन, और इन दोनों के बीच छिड़ी है एक बहुत बड़ी बहस। तो सवाल उठता है, ये E20 पेट्रोल आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिक्सचर है। और इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है, विदेशों से जो तेल हम खरीदते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो और देश का पैसा देश में रहे। अब देखिए, कागज पर तो ये प्लान एकदम शानदार लगता है ना? देश का पैसा देश में बचेगा, बाहर से तेल कम मंगाना पड़ेगा और इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो नेशनल लेवल पर देखें तो इसका तर्क बहुत मजबूत है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और कुछ स्टडीज ये चेतावनी दे रहे हैं कि E20 पेट्रोल जो है वो इंजन के कुछ हिस्सों को, खासकर फ्यूल लाइंस और गैस्केट्स जैसी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल की एक आदत होती है, वो हवा से नमी मतलब पानी खींचता है, और ये नमी सीधा इंजन में जाके जंग या दूसरी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। अब मजे की बात यह है कि कुछ सरकारी रिपोर्टें कहती हैं सब ठीक है, और कुछ इंडिपेंडेंट जांच कहती हैं कि नहीं, रिस्क तो है। तो इस टेक्निकल कंफ्यूजन के बीच एक आम इंसान अपनी गाड़ी में आखिर डाले तो क्या डाले? चलिए अब हमारी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, और ये हिस्सा है पैसों की दुनिया का, आर्थिक शक्ति का। यहां पर एक बहुत ही हैरान करने वाली और थोड़ी अजीब सी स्थिति सामने आती है। $37 ट्रिलियन। जी हां, ये अमेरिकी सरकार का कर्ज है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर कोई हर सेकंड $1 भी खर्च करे तो भी इसे चुकाने में 10 लाख साल से ज्यादा लग जाएंगे। मतलब इसको तो दिमाग में इमेजिन करना भी मुश्किल है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। दुनिया की सबसे पावरफुल सरकार, जो खुद भारत और चीन जैसे देशों से कर्ज लेती है, वो इस कर्ज को चुकाने के लिए क्या करती है? वो एक वेबसाइट पर अपने ही नागरिकों से डोनेशन मांगती है, मतलब चंदा। सच में ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? अब जरा इस फर्क को देखिए, ये इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। डोनेशन से जमा हुए करीब $7 मिलियन और कर्ज है $37 ट्रिलियन का। मतलब ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अगर हिसाब लगाएं तो ये 0.00002% से भी कम है। असल में ये कुछ भी नहीं है, जीरो। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा कर्ज टिका कैसे हुआ है? इसका जवाब छिपा है अमेरिका की यूनिक पोजीशन में। देखिए, अमेरिकी डॉलर जो है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, मतलब पूरी दुनिया अपना ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही करती है, और इसीलिए अमेरिका इतना कर्ज लेकर भी स्टेबल बना रहता है, क्योंकि दुनिया को उसके डॉलर की जरूरत है। ये एक ऐसी पावर है जो सच में किसी और देश के पास नहीं है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कड़ी पर, जो हमें दिखाती है कि कैसे पावर का एक नया सेंटर, एक नया केंद्र उभर रहा है। और जानते हैं वो कौन है? वो हैं आम लोग। जब वो सब एक साथ मिलकर कोई फैसला करते हैं। तो ये नई पावर लोगों के हाथ में काम कैसे करती है? तरीका बहुत सीधा है लेकिन बहुत असरदार। जब किसी देश की पॉलिसीज पसंद नहीं आती तो आम नागरिक एकजुट हो जाते हैं और उस देश में पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं, खासतौर पर टूरिज्म।
और ये एक ऐसा आर्थिक झटका होता है, एक ऐसा मैसेज होता है जिसे कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सच में हो रहा है। मिसाल के तौर पर मालदीव के साथ जब पॉलिटिकली कुछ अनबन हुई तो भारतीयों ने वहां जाना लगभग बंद कर दिया। नतीजा, उनकी सरकार को वापस दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा। ऐसा ही कुछ भारत का विरोध करने वाले अजरबैजान जैसे देशों के साथ हुआ, जहां इंडियन टूरिज्म में 66% तक की गिरावट देखी गई। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जब देश के सम्मान की बात आती है ना, तो फिर लोगों के लिए छुट्टियों के प्लान्स जैसी पर्सनल चीजें पीछे रह जाती हैं। और जब लाखों लोग एक साथ ऐसा सोचने लगते हैं, तो उनकी ये एकता एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक हथियार बन जाती है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि पावर अब सिर्फ टावरों में नहीं, बल्कि स्पेस में घूमते सैटेलाइट्स में है। पावर सिर्फ सरकारों के खजानों में नहीं, बल्कि आम लोगों के बटुए में भी है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लोगों की एकता, यही है पावर के नए नियम। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे पावर का ये खेल बदल रहा है, तो आखिर भविष्य का फैसला करेगा कौन?